हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में आज हम मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं और उसके आंसर के साथ साथ हम मानचित्र को समझने का प्रयास करेंगे जो कि भारत के संदर्भ में होगा। तो कौन सी वो जगहें हैं, किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की डेट में आपकी परीक्षाओं में मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि अभ्यास प्रश्न है, हमने पिछले सप्ताह आपसे पूछा था। तब सवाल था कि राजगीर पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार में स्थित है, कैमूर रेंज का एक हिस्सा है जो विंध्य रेंज का पूर्वी विस्तार है। दूसरा है कि ये पहाड़ियां भगवान बुद्ध और जैन धर्म के साथ अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के लिए जानी जाती हैं। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। यह बिहार में स्थित है, कैमूर रेंज का एक हिस्सा है जो विंध्य रेंज का पूर्वी भाग है। देखिए अब किसकी बात की है, राजगीर पहाड़ियों की। तो राजगीर पहाड़ियां जो हैं, यहां पर यह जो क्षेत्र देख रहे हैं यह बिहार का क्षेत्र है। अब उसके बाद यहां पे आके देखिए तो आप देखेंगे कि यह विंध्य रेंज है और इसका पूर्वी विस्तार ही कैमूर रेंज है और यह जो आप क्षेत्र देखेंगे यह बिहार का ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट में देखें कि ये पहाड़ियां भगवान बुद्ध और जैन धर्म के साथ अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के लिए जानी जाती हैं। अब चलिए दूसरे स्टेटमेंट के बारे में कह सकते हैं कि जो 20वें तीर्थंकर हैं, जो जैन तीर्थंकर हैं, उनका नाम है मुनि सुव्रत। वो यहाँ पर जन्म लिया थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उसके साथ साथ जो महावीर हैं और गौतम बुद्ध हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने काफी समय व्यतीत किया है। इस वजह से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है और दोनों के दोनों 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान ही इस क्षेत्र में मौजूद थे। इस वजह से यह क्षेत्र दोनों ही धर्मों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 था वो और स्टेटमेंट नंबर 2 था वो दोनों सही हैं, यानी कि सी यहां पर सही जवाब है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल जो है, हाल ही में खबरों में रही भड़भूत परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भड़भूत परियोजना, उसको हम बाद में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यह गुजरात राज्य में साबरमती नदी पर स्थित है। फिर उसके बाद यह परियोजना बड़ी कल्पसर परियोजना का हिस्सा है जिसमें खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण शामिल है। उसके बाद आलिया बेट का एक हिस्सा जो नर्मदा नदी में एक द्वीप है और झींगा पालन के लिए जाना जाता है, बैराज के कारण जलमग्न होने की संभावना है। किस बैराज की बात कर रहा है, दरअसल यहां पर बात हो रही है इससे संबंधित। तो अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें से कितने कथन सही हैं, 1, 2, 3 या उपरोक्त सभी। अब देखिए भड़भूत परियोजना या भड़भूत बैराज जो है यहां पर स्थित है इस क्षेत्र में। यह कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। इसका मतलब भड़भूत परियोजना या बैराज एक तरह से कहें तो वह नर्मदा नदी पर है, पानी जहां पे स्टोर किया जाता है। तो अब पहला वाला जो है साबरमती नदी बता रहा है, जो कि गलत है। यह गुजरात में तो है लेकिन है किस पे, नर्मदा पर है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो पता चल गया कि यहां पर गलत है। उसके बाद देखते हैं दूसरा। यह परियोजना बड़ी कल्पसर परियोजनाओं का हिस्सा है, परियोजना का हिस्सा है जिसमें खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण शामिल है। कल्पसर परियोजना जो है वह खंभात की खाड़ी पर, इसमें 30 किलोमीटर लंबा एक बांध ही बनाया जाएगा और इसी का हिस्सा है ये जो भड़भूत बैराज है उसी का हिस्सा है। क्योंकि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उस प्रोजेक्ट में पास में छोटे इस तरह के बैराज बनाए जाते हैं जिससे जो पानी का जल स्तर है वह हमेशा मेंटेन किया जा सके, पानी की कभी कमी हो तो इन बैराज के माध्यम से वह कमी दूर की जा सके। और इसकी जो लंबाई है वह 30 किलोमीटर ही है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला गलत था। तीसरा देखते हैं। आलिया बेट का एक हिस्सा जो नर्मदा नदी में एक द्वीप है, झींगा पालन के लिए जाना जाता है और बैराज के कारण जलमग्न होने की संभावना है। तो जो आलिया बेट है वो यहां पर मौजूद है इस जगह पर। और यह क्या है, जैसा कि इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक द्वीप है, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो बिल्कुल नर्मदा नदी पर स्थित यह द्वीप तो है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यह जो है अब डूब रहा है। डूब क्यों रहा है, डूबने की वजह है जो बैराज है, भड़भूत बैराज है, उसके जल अधिक होने की वजह से यहां पर वह क्षेत्र डूब रहा है। तो यहां पर हम देखें तो यह स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट भी सही है।
पहला स्टेटमेंट गलत है। तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं? तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अब उसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल में कि लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, नुब्रा घाटी का निर्माण श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से हुआ है। अगला है, द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है और यह दुनिया का सबसे ठंडा निवास स्थान है। तो क्या सच में दुनिया का सबसे ठंडा निवास स्थान है? चलिए वो भी देखेंगे। जास्कर रेंज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक पर्वत श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। कितने कथन सही नहीं है हमें इस बार ये बताना है, यानी कि कितने कथन गलत हैं हमें इस बार ये बताना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, नुब्रा घाटी का निर्माण श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से हुआ है कि नहीं। देखिए, ये श्योक रिवर है और ये नुब्रा रिवर है और ये है नुब्रा घाटी। अब देखेंगे इनका निर्माण जो हुआ है इन दोनों ही नदियों के माध्यम से हुआ है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। और ये कहां की बात हो रही है? याद रखिएगा, लद्दाख की बात हो रही है। अभी लद्दाख चर्चा में क्यों था? क्योंकि लद्दाख में बात हो रही है, मांग हो रही है पूर्ण राज्य के लिए। तो वह अभी जारी है, वह मांग जारी है, वह आंदोलन जारी है। उसी दौरान ये चीजें सामने आती हैं कि हम एक बार उसको समझ सकें। अब द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है और यह दुनिया का सबसे ठंडा निवास स्थान है। देखिए, द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार के रूप में जाना तो जाता है, लेकिन क्या यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है? हमें यह समझना होगा। यहां पर है लद्दाख में द्रास, क्या यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है? तो नहीं, यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान नहीं है। यह भारत का सबसे ठंडा स्थान तो है, लेकिन दुनिया का सबसे ठंडा स्थान जो है वह कहां पे है? साइबेरिया है। कहां पे है ये? रूस में है। उसके बाद यह आता है। तो पहले नंबर पे तो साइबेरिया रूस में है। तो ये बात अब स्पष्ट हो गई कि यह जो स्टेटमेंट है वह जो है दूसरा वाला गलत है, क्योंकि आधा गलत मतलब कि स्टेटमेंट गलत, बात खत्म। अब तीसरा देखिए, जास्कर रेंज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्वत श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। अब जास्कर रेंज को देखते हैं। देखिए, ये है आपकी जास्कर रेंज। इसको थोड़ा और पास में देखते हैं। ये जास्कर रेंज है और यह जास्कर रेंज इस प्रकार से एक तरफ जास्कर है और एक तरफ लद्दाख है। किस प्रकार से अलग करती है आप समझ सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो पहला वाला सही था और तीसरा वाला सही था, लेकिन दूसरा वाला सही नहीं था। तो कितने कथन इसमें सही नहीं है? तो केवल एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश तराई आर्क लैंडस्केप कार्यक्रम का हिस्सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का निचला भाग। सही विकल्प चुनना है। केवल एक और दो, एक और दो तीन या उपरोक्त सभी। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है? तराई आर्क लैंडस्केप कार्यक्रम, इसमें कौन कौन है ये बताना है। अब देखते हैं तराई क्षेत्र है कौन सा, उसी हिसाब से पता चलेगा। तराई क्षेत्र वह क्षेत्र है जो आप मुख्य रूप से देखें तो शिवालिक के दक्षिण में जो क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। अब वहां पे आप देखें तो उत्तराखंड का भी हिस्सा आ रहा है। अब आप देखें तो नेपाल का भी कुछ हिस्सा आता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी आता है और बिहार का भी आता है। तो अब ऐसे में मुख्य क्षेत्र जो तराई का है वो क्षेत्र है जहां पर आप देखेंगे विकल्प में नेपाल का निचला भाग भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है। यानी कि उपरोक्त सभी ये चारों के चारों तराई आर्क लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन तराई है क्या? तराई वो क्षेत्र है जहां पर पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में भागवती नदी पर स्थित है। ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की निचली पहाड़ियों में फैला हुआ है। ये तो हमने मैप के माध्यम से देख भी लिया। यह वो क्षेत्र है जहां पे पर्याप्त जैव विविधता भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में आप देखें तो प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व और संरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जैसे कि कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। तो यहाँ पर पर्याप्त आप देखेंगे जैव विविधता भी दिखाई देती है। उसके अलावा आप अगर देखें तो यह वह क्षेत्र है जहां पे पर्याप्त मात्रा में खेती होती है। खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र है। अब यहाँ पे 13 संरक्षित क्षेत्र हैं, 9 भारत में से और 4 नेपाल में। कुल क्षेत्रफल 49,500 वर्ग किलोमीटर का है जो संरक्षित है, 30,000 वर्ग किलोमीटर भारत में स्थित है। अब देखिए, जो मैंने आपसे बताया जो तराई होता है वह हम इसे किस नाम से जानते हैं? तरी के नाम से भी जानते हैं। और यह वो क्षेत्र होता है जो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में और भारत गंगा के मैदान के उत्तर में स्थित है। अब तराई देश का प्रमुख कृषि केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कृषि योग्य भूमि है, इसी वजह से इस तराई को हम कृषि केंद्र के रूप में जानते हैं। तो यह वह क्षेत्र है जहां पर पर्याप्त मात्रा में देखा जाए तो चावल की खेती काफी देखने को मिलेगी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर साइट है और एक तरफ राज्य है। अघानाशिनी मुहाना कर्नाटक, कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट केरल। दिए गए युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। चलिए अब देखते हैं कितने सही। रामसर, अभी आपको पता है कि 75 रामसर साइट थे कुछ समय पहले तक, लेकिन 5 ऐड हो गए हैं, तो कितने हो गए हैं अभी रामसर साइट? 80 हो गए हैं। जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं वही रामसर साइट है जिनका लिस्टिंग किया गया है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अघानाशिनी मुहाना जो है वह कर्नाटक में है, तो अघानाशिनी मुहाना कर्नाटक में सही है। कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में सही है, अभी हाल ही में यह बना है, रामसर साइट की सूची में मतलब शामिल हुआ है। अब लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट अभी रामसर साइट में शामिल तो हुआ है, लेकिन केरल का नहीं है, यह भी तमिलनाडु का है। ये दोनों तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु में पहले 14 थे रामसर साइट, और अभी कितने हो गए हैं? अभी हो गए 16 +2 होने के बाद। तो सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? पहले भी आप बोलते थे कि तमिलनाडु में है, और आज भी आप क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में सर्वाधिक है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो पहले था आज भी वही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा राज्य है जहां पर दूसरे नंबर में सर्वाधिक रामसर साइट मौजूद है। अब फिर हम उसके बाद प्रश्न में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि कौन से सही सुमेलित है, तो 2 सही सुमेलित हैं, और वो कौन से हैं? पहला और दूसरा, यानी कि बी यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन 5 कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तमिलनाडु में कराईबेट्टी है, बर्ड सेंचुरी है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है। उसके बाद कर्नाटक में, फिर उसके बाद कर्नाटक में एक और, फिर उसके बाद कर्नाटक में एक और। तो आप देखेंगे तो कर्नाटक में 3 है और तमिलनाडु में 2 हैं, जो टोटल 5 जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में जितने थे उतने अभी भी हैं। चलिए अब उसके बाद अगले सवाल में मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए, यूनेस्को की एक लिस्ट है, जो कल्चरल लिस्ट है, उसमें नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में। कितने किले हैं देखिए, अब देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह 12 किलों और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो असाधारण सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि एक असाधारण सैन्य प्रणाली इन किलों के माध्यम और दुर्गों के माध्यम से देखी जा सकती है। संख्या बताई गई है 12। दूसरा है, इसके सभी 12 किले महाराष्ट्र में स्थित हैं। तीसरा है, विविध भौगोलिक और भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित ये घटक मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, सही विकल्प चुनना पड़ेगा कि कौन कौन सा इसमें कथन सही है। तो 12 जो दुर्गों की बात कही गई है वह बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तथ्यात्मक जानकारी है। लेकिन दूसरी जो जानकारी है, इसके सभी 12 किले महाराष्ट्र में स्थित हैं क्या? तो नहीं, इसके सभी किले दुर्ग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। 11 तो महाराष्ट्र में है, लेकिन एक ऐसा है जो तमिलनाडु में है। जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, हिल फोर्ट है। तो 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में। इसमें धोखा हो सकता है, लोगों को लगता है कि मराठा किलों की बात हो रही है तो महाराष्ट्र से संबंधित होगा, और इसमें सीधे वो सही कर देते हैं, महाराष्ट्र को मान लेते हैं। लेकिन है कितने? महाराष्ट्र में 11 है और तमिलनाडु में एक है। अब जिंजी फोर्ट है वो जो 12वां है। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। विविध भौगोलिक और भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित ये घटक मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। तो रणनीतिक सैन्य शक्ति को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? देखिए, ये जो किले और दुर्ग हैं अलग अलग स्थान में देखने को मिलते हैं। मतलब कहीं मैदान में है, साल्हेर फोर्ट है, शिवनेरी फोर्ट है, ये क्या है? ये पहाड़ में स्थित है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जंगल में भी, हिल फॉरेस्ट भी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो पठार में है, प्लाटेउ फोर्ट भी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो कोस्टल फोर्ट भी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो आइलैंड फोर्ट भी है। यानी कि इस प्रकार से मराठा सैन्य शक्ति का आप देखिए किस प्रकार से वो लोग ध्यान रख रहे हैं कि वो लोग पहाड़ों में भी किले दुर्ग बना रहे हैं, मैदान में भी बना रहे हैं, पठार में भी बना रहे हैं, आइलैंड में भी बना रहे हैं, जंगल में भी बना रहे हैं और कोस्टल क्षेत्र में भी बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे जो इसका जवाब हुआ कि पहला सही था, दूसरा सही था और तीसरा भी सही था, तो हम क्या कहेंगे? सही कितने हैं इसमें? सही किसने हैं? तीनों नहीं, याद करिए, दूसरा वाला एक गलत था, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु है। तो 1 और 3 ही इसमें सही हुए हैं। तो सही जवाब क्या है? सी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हिम तेंदुओं की उनकी अनुमानित आबादी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 5 राज्यों के नाम दे दिए हैं और हमें बताना है अवरोही क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा कहां पे हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस क्रम में बताना है हिमतेंदुएं कहां पे। अपने आप में पहली रिपोर्ट आई है, संख्या के आधार पर एक पहली रिपोर्ट है जहां पे बताया गया है कि हिमतेंदुएं किस राज्य में कितने हो सकते हैं और कुल कितने हैं। तो चलिए देखते हैं, सही क्रम हमें बताना है तो सबसे ज्यादा देखिए इस नक्शे पे कहां दिख रहे हैं, लद्दाख में दिख रहे हैं 477, फिर उसके बाद उत्तराखंड में दिख रहे हैं 124, फिर हिमाचल में 51, फिर अरुणाचल प्रदेश में 36, फिर सिक्किम में 21, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में 9। तो पहले नंबर पे लद्दाख 477, फिर उत्तराखंड है, फिर उसके बाद हिमाचल, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए लद्दाख पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद देखिए कौन आएगा, उसके बाद आ रहा है उत्तराखंड आ रहा है, दूसरे नंबर पे है, फिर उसके बाद देखिए कौन आ रहा है, उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर ही है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए अरुणाचल प्रदेश को आना चाहिए, तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद सिक्किम को आना चाहिए, तो सिक्किम है, सिक्किम है, इसी क्रम में मौजूद है जिस क्रम में यह दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि ए इसका सही जवाब हो गया। अब चलिए देखते हैं, यहां पे एक सवाल लेकिन आपसे फिर भी मैं पूछना चाहूंगा। कुल संख्या 718 है हिमतेंदुओं की। हिमतेंदुए मुख्य रूप से आप देखिए सारे वो क्षेत्र हैं जो हिमालयी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, हिम आच्छादित क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। आईयूसीएन में जो उसकी रेड लिस्ट है उसमें यह किस स्थान पर है, मतलब आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये कौन सी कैटेगरी में है, अगर आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। फिलहाल के लिए अगले सवाल पे आते हैं। सुबिका पेंटिंग जो हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रचलित कला है? लद्दाख, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड। नाम क्या है? सुबिका पेंटिंग किस राज्य की है? तो वह जो राज्य है वह राज्य है मणिपुर, और मणिपुर में एक समुदाय है, वो नाम आपने सुना होगा मैतेई। अभी कुछ समय पहले मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो घमासान चल रहा था उसके बारे में हम सब ने सुना है, पूरे देश में यह खबर फैली हुई थी, आपने भी सुना होगा। उसमें जो मैतेई समुदाय है उसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है सुबिका पेंटिंग। इसको बनाने का एक खास तरीका है, जिस पेपर पर जिस स्थान पर वह पेंटिंग बनाई जाती है वह भी हैंडमेड होता है, जिस पर पेंटिंग बन रही है वह हैंडमेड है, और जो पेंटिंग बनाने वाला है वह भी एक व्यक्ति है, मतलब कि इंसान के द्वारा बनाई गई है। और इसमें प्राकृतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में अगर आप देखते हैं कि किस प्रकार से स्वास्तिक का इस्तेमाल होता है, ओम का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से यह समुदाय, आदिवासी समुदाय जो है, इनके भी अपने कुछ अलग से चिन्ह है। उन अलग चिन्हों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, जो चिन्ह सिर्फ इन्हीं समुदाय के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपने आप में बहुत ही मशहूर पेंटिंग है, और इसकी जो एक तरह से समय दिखाया जाए, अस्तित्व को देखा जाए तो 18वीं से 19वीं सदी के बीच में इसका अस्तित्व दिखाई देता है। तो यहां पर हमने देखा इस सवाल का सही जवाब क्या है, बी, मणिपुर सुबिका पेंटिंग मैतेई समुदाय से संबंधित है। चलिए अब उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, माजुली द्वीप से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में देश के नेता राहुल गांधी यहाँ पे गए हुए थे और इस वजह से यह चर्चा में था। अब देखते हैं माजुली द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह असम राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिस पर जनसंख्या निवास करती है। दूसरा है, 2016 में यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया। और तीसरा है, असम के गुवाहाटी शहर से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद सबसे छोटा नदी द्वीप है। अब देखना है इसमें से कितने कथन सही है या हैं, केवल 1 2 उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह बह रही है, अब उसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक जगह पर है माजुली। अब यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है, न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा, और यह बात बिल्कुल सही है तथ्यात्मक रूप से, और इस पर लोग रहते हैं। इसी वजह से 2016 में भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बना था माजुली। तो यह बात आपको ध्यान रहेगी, इस तरह से यह दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। अब तीसरा देखिए क्या है, असम के गुवाहाटी शहर से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद सबसे छोटा नदी द्वीप है। क्या सच में ऐसा है? असम के गुवाहाटी शहर के पास में उमानंद ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई द्वीप है? चलिए देखते हैं। अब देखिए असम में यहां पर है गुवाहाटी, ये आप देख सकते हैं, और यहीं पर उमानंद द्वीप होना चाहिए। यहां पर आप देखें तो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है पीकॉक आइलैंड।
दरअसल इसी पिकॉक आइलैंड को ही उमानंद द्वीप कहते हैं। यह बात जो स्टेटमेंट में लिखी है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद सबसे छोटा नदी द्वीप है, यही पिकॉक आइलैंड है जो सबसे छोटा है। बस 2 नाम है इसके, और ये कहां पर है? गुवाहाटी शहर से बहने वाली ब्रह्मपुत्र पर मौजूद है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। अगर तीनों सही हैं और पूछ रहा है कितने सही हैं, तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि सी हमारा सही जवाब हो गया। तो इस तरह से हमने इसका जवाब भी देख लिया। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल राज्य में स्थित है, यह उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मुदुमलाई के संरक्षित क्षेत्रों से सटा हुआ है। फिर है अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। आपको बताना है उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। केवल 1, केवल 2, उपरोक्त सभी या कोई नहीं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।